हेलो फ्रेंड्स, बीटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर किस तरह से विकसित हुआ, कैसे इसको डेवलप किया गया, इस बारे में आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो मशीन हमारे सामने आई वो थी पास्कल। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं और इसको हम पास्कलाइन भी बोलते थे। पास्कलाइन ऑल्सो कॉल्ड अर्थमेटिक मशीन, द फर्स्ट कैलकुलेटर और एडिंग मशीन टू बी प्रोड्यूस्ड in any quantity and actually used। यहाँ बताया गया कि पास्कलाइन एक ऐसी मशीन थी जो एक्चुअली में यूज की गई थी एडिशन करने के लिए, और ये दुनिया का फर्स्ट कैलकुलेटर था जो एडिशन कर सकता था, दो संख्याओं को जोड़ सकता था। द पास्कलाइन was designed and built by the French mathematician philosopher Blaise Pascal। ब्लेज पास्कल के द्वारा इसको डेवलप किया गया, डिजाइन किया गया between 1642 and 1644। 1642 से 1644 के बीच में इस मशीन को बनाया गया था। और ब्लेज पास्कल किस तरह के दिखते थे, यहाँ पे मैंने इमेज लगाया हुआ है, और उनकी मशीन किस तरह की दिखती थी वो यहाँ पे आपको दिखाया गया। पास्कल जो मशीन थी ये दुनिया की पहली एडिंग मशीन थी जो सम कर सकती थी दो संख्याओं का। लेबनिज एक वैज्ञानिक हुए, इन्होंने रेकॉनिंग मशीन बनाई। इसके बारे में बताया गया है इन 1671 द जर्मन मैथमेटिशियन फिलोसोफर Gottfried Wilhelm von Leibniz designed a calculating machine called the step reckoner। It was first built in 1673। यहाँ बताया हुआ जर्मन के एक मैथमेटिशियन फिलोसोफर हुए, 1671 में उन्होंने इस मशीन को बनाना शुरू किया और उनका नाम था गॉटफ्रीड विल्हेल्म वॉन लेबनिज। और इन्होंने भी एक कैलकुलेटिंग मशीन ही डिजाइन करी जिसका नाम इन्होंने दिया स्टेप रेकॉनर। और ये पहली बार बनकर तैयार हुई 1673 में, 1673 में बन के तैयार हुई। द स्टेप रेकॉनर एक्सपेंडेड ऑन पास्कल्स आइडियाज एंड डिड मल्टीप्लिकेशन बाय रिपीटेड एडिशन एंड शिफ्टिंग। यहाँ पे बताया गया है जो मशीन बनाई इन्होंने स्टेप रेकॉनर नाम की, ये पास्कल की मशीन के आइडिया से ही बनाई गई। उसको इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, मतलब उसमें और नई चीजें जोड़ दी और उसको इस लेवल पे लेके गए कि भाई एडिशन कर करके मल्टीप्लिकेशन की जा सकती है। जैसे मान लिया हमें 2 into 3 करना है तो या तो हम 2 into 3 डायरेक्ट करके इक्वल टू 6 कर सकते हैं, या हम 2 + 2 + 2 इक्वल टू भी 6 कर सकते हैं। इसी आइडिया के आधार पे ये मशीन बनाई गई कि ये क्या करती थी, एडिशन करके, रिपीटेटिव एडिशन करके और शिफ्टिंग करके, शिफ्टिंग मतलब डिजिट्स को आगे पीछे करके ये मल्टीप्लिकेशन करती थी। लेबनिज वाज ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ द बाइनरी सिस्टम। ये बाइनरी सिस्टम के मजबूत पक्षकार थे, मतलब इनको भी ये लगता था कि आने वाले समय में 0 और 1 जो बाइनरी सिस्टम है ये इन मशीन्स को डेवलप करने में मदद करेगा। तो यहाँ पे इनकी फोटो दिखाई गई है इधर, लिबनिज की, शॉर्ट में इनका नाम लिबनिज ही बोलते हैं। और इनकी जो मशीन थी वो यहाँ पे दिखाई गई किस तरह से चलती है। साइड में हैंडल लगा हुआ है, इस तरह से इसको चलाया जाता था कैलकुलेट करने के लिए, और एक हैंडल इसमें यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मशीन बनाई गई कोलमार्स मल्टीप्लाइंग मशीन। द अर्थमोमीटर और अर्थमोमीटर वाज द फर्स्ट डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर स्ट्रॉन्ग एनफ। इसका नाम था अर्थमोमीटर, और ये दुनिया का फर्स्ट डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो लगभग कैलकुलेशन के सभी काम करने में सक्षम था, सभी कैलकुलेशन करने में समर्थ था। दिस मशीन implemented a true multiplication whereby just pulling on a ribbon। ये मल्टीप्लिकेशन करके दिखाती थी एक रिबन के ऊपर, उस रिबन को इधर उधर खींचने पे ही ये मल्टीप्लिकेशन कर सकती थी आपके द्वारा दिए गए डिजिट्स का। थॉमस डी कॉल्मर हिमसेल्फ until his death in 1870, then by his son Thomas D Bojano until 1881, and by his grandson Mr. D Grancy until 1887। यहाँ पे जो तीन व्यक्ति बताए गए हैं, इन तीनों ने इस मशीन का यूज किया। पहले थॉमस डी कॉल्मर ने खुद यूज किया अपनी मृत्यु तक, उसके बाद उनके बेटे ने और फिर उनके पोते ने भी इसको यूज किया। तो यहाँ पे किस टाइप की मशीन थी यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें बताया गया है क्लियरिंग टोटलाइजर था, जो वैल्यू आ जाती थी उसको क्लियर करने के लिए टोटलाइजर, ये बटन आप देख रहे हैं इधर काउंटर था, इधर क्लियरिंग काउंटर था, काउंटर को क्लियर करने के लिए, जिसको हम कैरी भी बोलते हैं आजकल, हासिल बोलते हैं इसको हिंदी में। मान लिया 5 और 5 10 हो गए, 10 की 0 यहाँ पे लग गई, हासिल लगा 1 बोलते हैं ना, इस तरह से, तो उसको हम काउंटर बोलते हैं या फिर कैरी भी बोलते हैं इंग्लिश में। क्रैंक, इसमें क्रैंक होती थी, इधर सेटिंग कर्सर होते थे, कर्सर को सेट करने के लिए। रिवर्सिंग लीवर होता था ये,
और ये कैरेज होता था इधर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब इसमें बताया गया, इस तरह की ये मशीन होती थी और ये इन्होंने बनाई थी। ये राइट साइड में आपको इमेज दिया है। इसके बाद और आगे चलकर बेबेज डिफरेंस इंजन मार्केट में आया। ए डिफरेंस इंजन फर्स्ट क्रिएटेड बाय चार्ल्स बेबेज is an automatic mechanical calculator designed to tabulate polynomial functions. Its name is derived from the method of divided differences, a way to interpolate or tabulate functions by using a small set of polynomial coefficients. चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया जो कोफिशिएंट के आधार पे डिफरेंस निकालता था दो वैल्यूज, और ये ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ये किस तरह का दिखता था यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया। द एनालिटिकल इंजन वाज ए पर्पस मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर डिजाइन्ड बाय इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड कंप्यूटर पायनियर चार्ल्स बेबेज। यहाँ बताया गया जो एनालिटिकल इंजन था वो जनरल पर्पज का एक तरह से कंप्यूटर बना दिया था उन्होंने उस जमाने में। यानी कि उस जमाने में ये प्लस माइनस डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन ये चारों ऑपरेशंस कर सकता था, इसलिए इसको एनालिटिकल इंजन बोला गया और ये चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1837 एज द सक्सेसर टू बेबेज डिफरेंस इंजन, ए डिजाइन फॉर ए सिंपलर मैकेनिकल कंप्यूटर। इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था 1837 में। चार्ल्स बेबेज का जो डिफरेंस इंजन था वो सक्सेस था, मार्केट में उसको काफी पॉपुलैरिटी मिली, तो उसी के आधार पे उसको और डेवलप करके एनालिटिकल इंजन बनाया गया और इसको उस समय का सिंपल मैकेनिकल कंप्यूटर कहा गया। मैकेनिकल इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई से तो चलता नहीं था, एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैकेनिकली वर्क करता था। इसमें ऐसे पुर्जे लगाए गए थे जो हाथ से घुमाने पे काम करते, इसलिए इसको मैकेनिकल कंप्यूटर कहा गया उस जमाने। और चार्ल्स बेबेज को आप जानते हैं कि कंप्यूटर का पिता भी बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले कंप्यूटर का आर्किटेक्चर मार्केट में डिस्क्राइब किया था। चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के बाद मार्केट में पहला कंप्यूटर आया, तो यहाँ से आपको समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसका नाम था मार्क 1। डॉक्टर होवार्ड एकन ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी in association with IBM in 1944 constructed an electromechanical machine capable of processing a series of instructions in the form of a program. It was named as Mark 1। यहाँ बताया कि डॉक्टर होवार्ड एकन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में IBM के साथ मिलकर 1944 में 1944 में इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन बनाई जो कैपेबल थी प्रोसेसिंग ए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो निर्देशों के एक समूह को प्रोसेस करने में सक्षम थी, एक प्रोग्राम की फॉर्म में। निर्देशों के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं, तो एक प्रोग्राम को प्रोसेस करने में वो कैपेबल थी। इट वाज नेम्ड एज मार्क 1, उसका नाम मार्क 1 रखा गया। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट ऑपरेशनल कंप्यूटर। इसको दुनिया का पहला कंप्यूटर कंसिडर किया गया कि भाई ये दुनिया का पहला कंप्यूटर है। इट वॉज अराउंड 15.24 मीटर लॉन्ग, ये 15.24 मीटर लंबा था एंड 2.44 मीटर इसकी हाइट थी। और आपको जानकर आश्चर्य हो सकता है कि इसमें 7,50,000 पार्ट्स का यूज किया गया था बनाने के लिए। इट कैन कंप्लीट वन अर्थमेटिक ऑपरेशन on 23 digit numbers in around 3 seconds। इसकी कैपेबिलिटी बताई गई है कि भाई ये एक अर्थमेटिक ऑपरेशन को, अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब है या तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या डिवाइडेशन या फिर डिफरेंस या फिर एडिशन, तो अर्थमेटिक ऑपरेशन को करने में 23 डिजिट के नंबर को प्रोसेस करने में अराउंड 3 सेकंड का टाइम लेता था। वन ऑफ द फर्स्ट प्रोग्राम टू रन ऑन द मार्क फर्स्ट was initiated on 29th March 1994 by John von Neumann। जो इस कंप्यूटर के लिए पहला प्रोग्राम लिखा गया था वो 29 मार्च 1944 को लिखा गया था जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा। It was used in the war effort during the last part of World War II। ये जब सेकंड युद्ध चल रहा था दुनिया में, उस समय ये यूज किया गया था कैलकुलेशंस करने के लिए। किसने बनाया था? यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है, होवार्ड एकन ने इसको बनाया था और किस तरह का ये दिखता था यहाँ पे आपको दिखाया गया है। इस कंप्यूटर में मैं आपको बता दूं
वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया इसको डिजाइन करने के लिए। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां। जब दुनिया को पहला कंप्यूटर मिला, इसके बाद कंप्यूटर का विकास स्टार्ट हुआ। तो कंप्यूटर का विकास किस तरह से हुआ, इसके आधार पर कंप्यूटर के विकास को, कंप्यूटर के डेवलपमेंट को जनरेशंस में डिवाइड कर दिया गया। Since the evaluation of first computer in 1994, the size of computer has decreased, where the speed, capacity, and reliability have increased with the passage of time. Some notable landmarks in technology responsible for this development are given below. यहाँ पे बताया है कि दुनिया को पहला कंप्यूटर मिलने के बाद कंप्यूटर का साइज लगातार घटता चला गया, उसकी स्पीड, उसकी कैपेसिटी, उसकी रिलायबिलिटी ये बढ़ते चले गए, और ये बहुत ज्यादा टाइम में नहीं हुआ, फिर आने वाले कुछ समय में ही ये सब काम हो गए। तो कुछ ऐसे चेंज जिन्होंने कंप्यूटर के डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है, वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे बताई गई है। इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहला कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पे चलता था, तो सबसे पहले इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर मार्केट में इन्वेंट हुआ, तब कंप्यूटर का साइज काफी डिक्रीज हो गया, स्पीड बढ़ गई। फिर इन्वेंशन ऑफ आईसी, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट का इन्वेंशन हुआ, तब और ज्यादा कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई और साइज घट गया। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, फिर माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप किया गया, उसके बाद तो कंप्यूटर आज की फॉर्म में आ गया जैसा आप आज कंप्यूटर को देख रहे हैं। तो अब हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर की जनरेशन बताई गई है कि फर्स्ट जनरेशन 1946 से स्टार्ट हुई और 1955 तक चली, जो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी थी, जिसमें हमारा पहला कंप्यूटर भी आता है। सेकंड जनरेशन में 1955 से 1965 तक चली, जिसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया। थर्ड जनरेशन में 1965 से 1975 तक रही, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया गया। फोर्थ जनरेशन में 1976 से 1988 तक रही, माइक्रो प्रोसेसर, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज किया गया। फिफ्थ जनरेशन 1988 से अब तक चली आ रही है, इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेशन कहते हैं। और आने वाली जो जनरेशन होगी वो सिक्स्थ जनरेशन होगी कंप्यूटर की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस क्वांटम कंप्यूटिंग की जनरेशन होगी। इसके बारे में हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1955, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्किट एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी। यहाँ पे बताया कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो सर्किट बनाने के लिए तो वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे, और मैग्नेटिक ड्रम यूज किए जाते थे मेमोरी के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए। उस जमाने में मेमोरी बाइट में स्टोर होती थी। एंड वर वेरी लार्ज, टेकिंग अप एंटायर रूम, इतने बड़े थे कि वो पूरे रूम में अकेला एक कंप्यूटर ही आता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स relied on machine language to perform operation। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर बने वो मशीनरी लैंग्वेज पे, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में ही काम करते थे। उस समय और कोई मार्केट में लैंग्वेज अवेलेबल नहीं थी, जैसे आज अवेलेबल है C++, जावा, विजुअल बेसिक, ये कोई लैंग्वेज नहीं थी, केवल मशीनरी लैंग्वेज अवेलेबल थी, जिसे हम 0 और 1 की फॉर्म में बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। एंड दे कुड ओनली सॉल्व वन प्रॉब्लम एट ए टाइम, और वो एक बार में एक ही प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर सकते थे, एक ही ऑपरेशन कर सकते थे, एक ही निर्देश का पालन कर सकते थे। द मार्क 1 EDSAC, EDVAC, UNIVAC फर्स्ट एंड ENIAC and IBM 650 are examples of first generation computers। ये मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जांपल बताए हैं। EDSAC कैसा दिखता था यहाँ पे आपको दिखाया गया है, EDVAC कैसा दिखता था यहाँ पे आपको इमेज में दिखाया गया है, UNIVAC कैसा था यहाँ पे दिखाया गया। उस जमाने का सबसे रिलायबल और सबसे छोटा कंप्यूटर जो था वो IBM 650 था, यहाँ पे आप देख सकते हो, इतना बड़ा था ये। उस जमाने का सबसे कंपैटिबल कंप्यूटर था, मतलब कोई अगर ये बोले कि मुझे तो सबसे छोटा कंप्यूटर चाहिए, तो उसको सबसे छोटा कंप्यूटर ये मिलेगा। IBM 650 उस समय का सबसे छोटा कंप्यूटर था। और ये किस टेक्नोलॉजी पे चलते थे? वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी पे, जहाँ पे जो यहाँ पे आपको दिखाई गई है, इस लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, ये वैक्यूम ट्यूब होती थी। सर्किट को डिजाइन करने के लिए, सर्किट्स को बनाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए
वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। अब इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के, वो देखते हैं। एडवांटेज ये था कि द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर एबल टू प्रोसेस एनी टास्क इन मिलीसेकंड। इस जनरेशन के कंप्यूटर छोटे मोटे टास्क को मिलीसेकंड में कंप्लीट कर सकते थे, यानी कि इसमें कैलकुलेशन मिलीसेकंड्स में हो सकती थी। ये कंप्यूटर मिलीसेकंड को जानते थे। द हार्डवेयर डिजाइन्स आर फंक्शन एंड प्रोग्राम बाय मशीन लैंग्वेज। जो हार्डवेयर पार्ट्स थे और उनका फंक्शन करने का तरीका वो प्रोग्राम किए गए थे मशीनरी लैंग्वेज में, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हिच ओपन द गेट्स ऑफ डिजिटल वर्ल्ड कम्युनिकेशन। जो वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी थी वो इसलिए उस समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उसने डिजिटलाइजेशन की दुनिया में दो पार्ट के कम्युनिकेट करने का रास्ता खोल दिया। सर्किट्स को बनाने के लिए वैक्यूम ट्यूब को लगाया जाता था, इससे दो पार्ट आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे। तो उस समय पे सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी थी वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। डिसएडवांटेजेस इसके काफी थे। साइज बहुत बड़ा था, रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर प्रोसेसिंग, बहुत ज्यादा इनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, बिजली बहुत ज्यादा चाहिए। हीट जनरेटेड एंड नीड एयर कंडीशनिंग, बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, हीट निकालते थे ये, जिसके लिए एयर कंडीशन की आवश्यकता होती थी। एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा थे, बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां कंप्यूटर का यूज करती थी। इन ऑर्डर टू गेट प्रॉपर प्रोसेसिंग मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड कंटिन्यूअसली। अगर आपको इन्हें प्रॉपर प्रोसेसिंग में रखना है तो भैया मेंटेनेंस कंटिन्यू कराना पड़ेगा इनका। आज की तरह नहीं है एक बार लैपटॉप खरीद लिया तो 2-4 साल पता ही नहीं है। नेक्स्ट आ गया सेकंड जनरेशन, 1955 से 1965 तक रही। ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स इन द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। Transistor is a device composed of semiconductor material that amplifies a signal or opens or closes a circuit। यहाँ पे बताया गया है कि वो ट्रांजिस्टर्स ने रिप्लेस कर दिया वैक्यूम ट्यूब को सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में। अब आप देख सकते हो, आपने पिछली स्लाइड में आपने देखा था कि वैक्यूम ट्यूब कितनी बड़ी थी और ट्रांजिस्टर कितना छोटा सा हो गया। तो जब कंपोनेंट का साइज ही कम हो गया तो उससे बनने वाले पार्ट का साइज तो अपने आप ही कम हो जाएगा। इसमें 3 लैग दी होती हैं जो सर्किट को ओपन कर सकती हैं, क्लोज कर सकती हैं और सिग्नल को एम्पलीफाई भी कर सकती हैं। ये तीनों लैग यहाँ पे दी गई हैं और आगे बताया है इन्वेंटेड इन 1947 एट बेल लैब्स। बेल लैब्स के अंदर 1947 में इस ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया गया था, लेकिन यूज किया गया आने वाले कंप्यूटर्स में। ट्रांजिस्टर्स हैव बिकम द की इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल डिजिटल सर्किट्स। ट्रांजिस्टर जो है एक की बन गए, की से मतलब है कि इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए डिजिटल सर्किट्स को डिजाइन करने के लिए, इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में भी इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। टुडेज लेटेस्ट माइक्रोप्रोसेसर कंटेन्स टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर। आपको ये समझते हुए बहुत अच्छा लगेगा कि आज का जो माइक्रो प्रोसेसर है, सीपीयू है, उसमें भी लाखों छोटे छोटे ट्रांजिस्टर ही होते हैं। ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी को ही छोटा करते करते उसको माइक्रो प्रोसेसर में इनबिल्ट किया गया है, उससे माइक्रो प्रोसेसर बना है। The first computers of this generation was developed for the atomic energy industry। जो पहला कंप्यूटर बना इस जनरेशन में वो एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री के लिए डेवलप किया गया था। एग्जांपल्स आर IBM 7074 सीरीज, CDC 164, IBM 1400 सीरीज। अब यहाँ पे IBM 7074 इधर दिखाया आपको किस तरह का कंप्यूटर, देखो यहाँ रखा हुआ है ये साइड में। CDC 164 ये रखा हुआ है यहाँ पे, ये पूरा कंप्यूटर था। IBM 1400 ये रखा हुआ है इधर, आप देख सकते हैं। ये ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी से डिजिटल कंप्यूटर बना, वो आपको इन इमेजेस में दिखाया गया है। अब सेकंड जनरेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या थे? एडवांटेज इसमें थे लेस एक्सपेंसिव एंड स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। बताया गया वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से थोड़े सस्ते हो गए और साइज में थोड़े छोटे हो गए थे। स्पीड थोड़ी इनकी बढ़ गई थी। लो पावर कंजप्शन एंड लेस हीट जनरेटेड। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से कम इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगे और थोड़ा हीट भी कम करने लगे। लैंग्वेज आफ्टर मशीन लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग इन 2GC असेंबली लैंग्वेज COBOL Fortran इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर प्रोग्रामिंग।
इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में कोबॉल, फोर्ट्रॉन, असेंबली लैंग्वेज, इन लैंग्वेजेस के द्वारा प्रोग्रामिंग की जाने लगी। डिसएडवांटेज क्या थे? मेंटेनेंस ऑफ मशीन इज रिक्वायर्ड, अभी भी मेंटेनेंस भैया कंटिन्यू चाहिए था। एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड स्टिल एज हीट कॉज टू प्रोसेस स्लोली, एसी भी आपको कंटिन्यू चाहिए इस जनरेशन में भी, क्योंकि अगर ज्यादा हीट होगा तो प्रोसेस स्लो हो जाती है। दीज कंप्यूटर्स आर नॉट यूज्ड एज पर्सनल सिस्टम, इनको पर्सनल सिस्टम के तौर पे यूज नहीं किया जाता था क्योंकि ये एक्सपेंसिव थे और कंपनीज में ही यूज होते थे। प्रीफरेबली यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पस, जैसे मैंने आपको बताया कंपनीज में ही यूज होते थे, आम आदमी की पहुंच से अभी भी कंप्यूटर बाहर था। फिर थर्ड जनरेशन स्टार्ट हुई और इंटीग्रेटेड सर्किट का इन्वेंशन हुआ। द डेवलपमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट वाज द हॉलमार्क ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। बताया कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स का डेवलपमेंट था वो थर्ड जनरेशन की शुरुआत मानी गई। ट्रांजिस्टर्स वर रिप्लेस्ड बाय सिलिकॉन चिप, ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस कर दिया गया सिलिकॉन चिप के द्वारा, कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स, जिनको सेमीकंडक्टर्स बोला जाता है, which drastically increased the speed and efficiency of computers। इंटीग्रेटेड सर्किट ने मार्केट में आकर कंप्यूटर की स्पीड को एकदम से बहुत बढ़ा दिया और इसकी इफिशियंसी को भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। Instead of punch cards and printouts, users interacted with third generation computers through keyboards and monitors and interfaced with an operating system। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हो चुका था, ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया गया था और इसमें इनपुट देने के लिए और आउटपुट लेने के लिए कीबोर्ड और मॉनिटर्स का यूज होने लगा था। पहले के कंप्यूटर में पंच कार्ड्स का और प्रिंट आउट्स का यूज किया जाता था, लेकिन इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में मॉनिटर भी आ गए थे मार्केट में और ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप कर लिया गया था कंप्यूटर के लिए और कीबोर्ड भी डेवलप कर लिया गया, which allowed the device to run many different applications at one time with a central program that monitored the memory। बताया गया है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया तो फिर कंप्यूटर इतना सक्षम हो गया कि वो मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक साथ रन कर सके और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जिसको सेंट्रल प्रोग्राम बोला गया है यहाँ पे, वो मेमोरी को मॉनिटर कर सकता था। Computer for the first time became accessible to a large scale audience because they were smaller and cheaper than before। पहली बार ऐसा हुआ इस जनरेशन के कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा लोग इन्हें खरीद पाए। क्यों? क्योंकि ये छोटे हो गए थे और सस्ते भी हो गए थे। एग्जाम्पल्स आर IBM सिस्टम 360, IBM 370, PDP-8, DEC, UNIVAC 1108, UNIVAC 9000 सीरीज। अब IBM 370 यहाँ पे दिखाया गया, आप खुद ही देख सकते हो कि पुराने कंप्यूटर से कितने छोटे हो गए थे। PDP-8 यहाँ पे दिखाया गया है, UNIVAC 9000 यहाँ पे दिखाया गया है और IC किस तरह की होती है जो इन कंप्यूटर्स में यूज की गई थी वो यहाँ पे दिखाई गई। अब आपको यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि IC के अंदर ट्रांजिस्टर्स ही होते हैं। अब इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज तो ये थी कि स्मॉल इन साइज, और उससे बहुत ज्यादा स्मॉल हो गया था। अब ये लो कॉस्ट देन प्रीवियस, पहले से इसकी कॉस्ट भी कम हो गई थी। लो पावर कंजप्शन एंड इजी टू ऑपरेट, अब ऑपरेट करने में आसानी थी क्योंकि भैया कीबोर्ड लग गया और मॉनिटर भी आ गया और पावर भी कम लेते थे। लेस कंप्यूटेशन टाइम, अब इनकी स्पीड बढ़ गई थी तो काम भी जल्दी होने लगा। हाई रिलायबिलिटी, अब इनकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो गई, रिलायबल हो गई है। मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट, एक साथ आप मल्टीपल वर्क कर सकते थे। OS फॉर यूजर इंटरेक्शन लाइक TSOS एंड OS3 एंड VS9। ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आ गया था यूजर इंटरेक्शन के लिए, जिनके नाम है TSOS, OS3, VS9। ये ऑपरेटिंग सिस्टम थे उस समय जो कंप्यूटर में चलाए जाते थे। डिसएडवांटेज क्या थे भाई? IC चिप आर स्टिल डिफिकल्ट टू मेंटेन, IC चिप को भी मेंटेन करना डिफिकल्ट था। नीड कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, IC चिप्स के द्वारा एक सर्किट डिजाइन करना, एक ही बोर्ड पे उनको फिक्स करना, एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी थी ये। इसके बाद मार्केट में फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर मार्क द एडवेंट ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। माइक्रो प्रोसेसर का जो यूज हुआ वहां से फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की शुरुआत हुई।
These computer used VLSIC, very large scale integrated circuit technology, to pack about 5000 plus transistors in a single chip. यहाँ पे बताया भाई ये जो कंप्यूटर्स थे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी पे काम करते थे, और ये टेक्नोलॉजी क्या थी कि 5000 से भी ज्यादा ट्रांजिस्टर्स को एक ही सिंगल चिप में पैक कर दिया गया। यानी कि ट्रांजिस्टर का साइज इतना छोटा कर दिया गया कि वो एक ही आईसी में, आईसी कितने होते थे, 2 इंच की, 1.5 इंच की, 1 इंच की, उस एक ही आईसी में इतने सारे ट्रांजिस्टर्स लगा दिए गए, इसलिए इसको वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी बोला गया। द इंटेल कॉर्पोरेशन इन 1971 packed the complete CPU in a single chip, which name was 4004 VLSIC by Ted Hoff and Stanley Measure। यहाँ बताएगा भाई इंटेल कॉर्पोरेशन ने 1971 में पहला कंप्लीट सीपीयू एक सिंगल चिप में पैक कर दिया था, जिसका नाम उन्होंने रखा 4004 VLSIC, और ये जो बनाया था उनका नाम था टेड होफ एंड स्टैनले मेजर। दिस इज नोन एज माइक्रो प्रोसेसर, इसी को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता था। Another significant development of this generation was graphic output device। जो दूसरा इस जनरेशन का सबसे बड़ा डेवलपमेंट था वो था ग्राफिक आउटपुट डिवाइस। ग्राफिक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो चुकी थी मार्केट में। दिस वाज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन डिजाइन, ड्राइंग, कॉमर्शियल, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। जब ग्राफिक्स आउटपुट डिवाइस मार्केट में आई तो कंप्यूटर का यूज और ज्यादा होने लगा, डिजाइनिंग के लिए, ड्राइंग के लिए, कॉमर्शियल आर्ट्स के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, इन सब कामों के लिए भी कंप्यूटर का यूज होने लगा। व्हाट इन द फर्स्ट जनरेशन फिल्ड एन एंटायर रूम कुड नाउ फिट इन द पाम ऑफ द हैंड। जहां फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर पूरे रूम में आता था, वहीं फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर आपकी हथेली पे आ सकता। दीज कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन इंटेल एंड एएमडी प्रोसेसर्स। अब जो ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट की टेक्नोलॉजी थी, इसको यूज करके दो कंपनियों ने प्रोसेसर बनाए, इंटेल ने और एएमडी ने, और ये कंप्यूटर इन दोनों प्रोसेसर पर बेस्ड थे, बनाए गए। एग्जांपल्स आर एमिगा 1000, पीडीपी 11। एमिगा किस टाइप का था यहाँ पे दिखाया गया है, ये लगभग आज के कंप्यूटर जैसा ही था, और एग्जांपल ऑफ फोर्थ जनरेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी मैंने इधर दिखाए हैं कि किस किस तरह के कंप्यूटर थे मार्केट में। अब इनके एडवांटेज थे भाई, डिसएडवांटेज इनके खत्म हो गए थे। स्मॉलर इन साइज हो गए थे, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड टेक्नोलॉजी हो गई थी, सेमीकंडक्टर मेमोरी आ गई थी, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बनाने में बहुत कम खर्च आने लगा, स्पीड एकदम बहुत अच्छी हो गई थी इनके पुराने के मुकाबले, हाई रिलायबिलिटी हो गई थी, इफिशिएंट ओएस लाइक दोस। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आ गया था, जो उस समय के लिए काफी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम माना गया। मोर एक्सटर्नल स्टोरेज मीडियम्स आर इंट्रोड्यूस्ड लाइक CD-ROM और DVD-ROM। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में CD-ROM और DVD-ROMs भी मार्केट में आ गए थे डेटा को स्टोर करने के लिए। ग्राफिक यूजर इंटरफेस डेवलप्ड फॉर इंटरेक्शन। जैसा कि अभी पीछे बताया गया कि ग्राफिक डिवाइसेस आ गई थी, तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस भी डेवलप कर दिया गया था ताकि यूजर कंप्यूटर पे अच्छे से वर्क कर सके। इसके बाद आती है फिफ्थ जनरेशन, 1988 से आज तक चली आ रही है। इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स VLSIC टेक्नोलॉजी बिकम ULSIC टेक्नोलॉजी, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर चिप्स हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन ए सिंगल चिप। तो जहां 5000 प्लस ट्रांजिस्टर्स लग रहे थे एक चिप के अंदर, अब वहां 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगने लगे एक ही चिप के अंदर। इसको अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इसलिए बोला गया कि अब इसमें बहुत बड़े स्केल पर ट्रांजिस्टर्स लगा के एक ही प्रोसेसर बना दिया गया। दिस जनरेशन इज बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग ऑफ हार्डवेयर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो जनरेशन थी हार्डवेयर पार्ट्स के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कृत्रिम बुद्धि कहा जाता है, इन दोनों के एक साथ प्रोसेस करने के ऊपर आधारित थी। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम वाज एन इनिशिएटिव बाय जापान्स मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री। जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनको डेवलप किया गया था जापान की मिनिस्ट्री के द्वारा, और 1989 से इसकी शुरुआत की गई थी,
टू क्रिएट कंप्यूटर्स यूजिंग मैसिवली पैरेलल कंप्यूटिंग एंड लॉजिक प्रोग्रामिंग। इन्होंने कंप्यूटर्स को डेवलप किया पैरेलल कंप्यूटिंग यानी कि एक साथ मल्टीपल प्रोसेस एंड लॉजिक प्रोग्रामिंग के आधार। तो आज का कंप्यूटर कैसा है आप सभी जानते हैं, सभी आजकल कंप्यूटर चलाते हैं और प्रोसेसर किस तरह का है इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इसकी एडवांटेज क्या थी, प्रोग्राम इंडिपेंडेंट हो गया था, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर मार्केट में बन गए जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट थे। आपने बस डेटा देना है, सब कुछ प्रोसेस करके आपको रिजल्ट दे दे, आपको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हैव थिंकिंग एंड एनालिसिस बाय इट्स ओन, जैसे कि मैंने आपको बताया इनकी खुद की थिंकिंग हो गई, ऐसे निर्देश थे इनके पास जिनके आधार पे ये खुद सोच सकते थे, खुद एनालाइज कर सकते थे। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन एंड बायोमेट्रिक डिवाइसेस, मार्केट में वॉइस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी आ गई, बायोमेट्रिक डिवाइसेस आ गई मार्केट में। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, जो आप बोल रहे हैं उसको कंप्यूटर समझ सकता है, उसको हम वॉइस रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं। और बायोमेट्रिक डिवाइस होती है आपकी आंखों को पढ़ सकता है, आपके फिंगरप्रिंट्स को पढ़ सकता है कंप्यूटर। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड लर्निंग, कंप्यूटर की अब खुद की लर्निंग हो गई है, अब कंप्यूटर सीख सकता है आपसे। सुपर स्पीड एंड फास्ट मल्टीटास्किंग, अब सुपर स्पीड है कंप्यूटर के अंदर और बहुत ही फास्ट मल्टीटास्किंग कर सकता है, यानी कि बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। हाई ग्राफिक यूजर इंटरफेस, आज के समय में आप जानते हैं एचडी, फुल एचडी, अल्ट्रा एचडी ग्राफिक्स मार्केट में अवेलेबल है। डेटा स्टोरेज ऑन लार्ज स्केल, डेटा स्टोरेज के तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, जीबी में, टीबी में आजकल हम स्टोर करते हैं। नो डिसएडवांटेज ऑफ दीज कंप्यूटर्स, ओनली वी आर इंप्रूविंग देम, अब इनका कोई डिसएडवांटेज नहीं रह गया है, बस हम इनको अब इंप्रूव कर रहे हैं लगातार। अब बात करते हैं 6th जनरेशन की, अपकमिंग जनरेशन है ये। 6th जनरेशन कंप्यूटर्स विल बी डेवलप्ड बाय क्वांटम कंप्यूटिंग एंड शार्प आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बताया गया है कि जो 6th जनरेशन के कंप्यूटर्स होंगे वो डेवलप किए जाएंगे क्वांटम कंप्यूटिंग के द्वारा और उनके अंदर एक बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। वी आर वर्किंग ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां रिसर्च कर रही हैं, वर्क कर रही हैं क्वांटम कंप्यूटिंग पे, जैसे गूगल है, IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर रिसर्च कर रही है। इन क्वांटम टेक्नोलॉजी द बिट 01 सिस्टम, the bit system 01 which is based on today's computer will be replaced by QU quantum bit। क्या बताया गया अभी, क्वांटम टेक्नोलॉजी में जो हमारा बाइनरी सिस्टम है 0 और 1 जो कि आज के कंप्यूटर का बेस है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा क्वांटम बिट के द्वारा। अब क्वांटम बिट क्या होती है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। In this technology, computers will be rapidly fast from today's computers, and artificial intelligence will grow as so much accurate। बताया गया कि क्वांटम टेक्नोलॉजी में जो कंप्यूटर हैं वो आज के कंप्यूटर से भी बहुत अधिक फास्ट हो जाएंगे और उनके अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, कृत्रिम बुद्धि जो उनके अंदर होगी वो और भी बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगी उनकी प्रोसेसिंग स्पीड के कारण। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्लासिकल बिट और क्वांटम बिट क्या होता है। क्लासिकल बिट इधर दिखाई गई है 0 और 1 जो हम जानते हैं, क्वांटम बिट होती है 0, 1 और सुपरपोज्ड स्टेट्स ऑफ 0 एंड 1। यहाँ पे समझने की बात यह है कि 0 और 1 तो बस कंप्यूटर दो ही बातें समझता है, या तो 0 या 1। अगर कंप्यूटर को इतना डेवलप कर दिया जाए, टेक्नोलॉजी को इतना डेवलप कर दिया जाए कि वो 0.1 को भी समझे, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और तब 1 को समझे तो उसकी एक्यूरेसी कितनी फास्ट हो जाएगी आप ये सोचिए, क्योंकि अभी वो 0 और 1 के बीच का तो समझता ही नहीं है। जब वो 0 और 1 के बीच की डिजिट्स भी समझने लगेगा तब वो टेक्नोलॉजी कहलाएगी क्वांटम टेक्नोलॉजी। अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, डेवलपमेंट चल रहा है, देखते हैं कब तक आती है। तो इस वीडियो में इतना ही। Thank you for watching.